अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं उसके पास जाऊं? मैंने पूछा। मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसने कहा। वो सख्त उखड़ तबीयत का आदमी है, कहीं तुम्हारे गले ही न पड़ जाए। मैं उसे जानता था, मेरी तरह वो भी बाप के मरने के बाद बहुत सी ज़मीन का मालिक बन गया था। अय्याश और लठबाज था। मेरे खून का उबाल मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। सीधा तरीका ये था कि उसके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और पुलिस खुद ही लड़की को बरामद कर लेती। लेकिन देहात का रिवाज कुछ और था। थाने वालों की मदद लेने वाले को बुज़दिल समझा जाता था और मैं भी ऐसी बुज़दिली नहीं दिखाना चाहता था। मैं इस आदमी के गांव को चल पड़ा। घोड़ी ने मुझे जल्द पहुंचा दिया। वो अपने बागीचे में मिला। बड़ा खूबसूरत बागीचा था। सब्जियों के अलावा फलों के कुछ दरख्त थे और फूलदार पौधे भी थे। वहाँ उसने छोटा सा मकान भी बना रखा था। इस मकान में शराब भी चलती थी और कभी कभी नामी गिरामी जुआरी इकट्ठे होते और बाजी लगती थी। मुझे देखकर वो तपाक से मिला और मुझसे पूछा कि किधर जा रहे हो। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे पास आया हूँ। उसने कहा, हुक्म करो, क्या खिदमत करूँ। मैंने कहा, यार वो लड़की दे दो। कौन सी लड़की? मजाक न कर यार, मैंने हंसते हुए कहा। वो बेचारे मजलूम लोग हैं, उनकी लड़की तुम ले आए हो। उसने कहा, वो तुम्हारी क्या लगती है? देखो राजे, तुम मेरी हमजात हो और मेरे घर आए हो। मेरा फर्ज है कि तुम्हारी इज्जत करूं। इज्जत से रुखसत हो जाओ। इसका मतलब ये कि लड़की तुम्हारे ही पास है। मैंने संजीदा होकर कहा, अगर है तो मेरे हवाले कर दो। अगर मगर को छोड़ो। उसने कहा, जाओ थानेदार को ले आओ। मुझे मालूम था कि उसने थानेदार को लाने के लिए क्यों कहा है। थानेदार उसके हाथ में था। मैंने उसे आराम से कहा कि थाने कमज़ोर आदमी जाया करते हैं। लड़की मेरे गांव से उठाई गई है। वो मेरी इज्जत है। मैं कसम खाता हूँ कि थाने नहीं जाऊँगा और लड़की तुमसे लूँगा। राजे, उसने मेरी रान पर हाथ मारकर कहा, लड़की मेरे पास है, हिम्मत है तो ले जाओ। मैं उठ खड़ा हुआ और ये जाहिर करने के लिए कि मैं लड़की ज़बरदस्ती नहीं ले जाऊँगा, उसे कहा, मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि पराई लड़की के खातिर अपने हमजाद के साथ दुश्मनी मोल लूँ। मैं तो ये कहने आया था कि इस गरीब की बद्दुआ ना लो। बैठो बैठो, उसने मेरा बदला हुआ लहजा देखकर कहा। यार तुम धौंस जमा रहे थे, लानत भेजो। तुम्हें क्या पड़ी है? ये लोग भूखे नंगे हैं। कल जाकर इसकी माँ को 200-400 रुपये दे आऊँगा। ये अच्छा है, मैंने कहा। उनसे फैसला कर लो। उसने मुझे खाने के लिए रोका। देहात में जो खातिर तवाज़ो हो सकती थी वो उसने की और मैं मोहब्बत और प्यार से रुखसत हुआ। गांव में आकर मैंने किसी के साथ कोई बात न की। मैं इतना खामोश कभी नहीं हुआ था। बहनों, बीवी और बहनोइयों ने फिर मुझे घेर लिया। मैंने इतना ही कहा कि लड़की मेरे पास नहीं है लेकिन मिल जाएगी। उनकी बातों से जाहिर होता था कि इन्हें अभी तक यही शक है कि लड़की को मैंने कहीं छुपा रखा है। हमारे गांव में एक नाई हुआ करता था। उस वक्त जवान था, खूबरू खूबरू था और उसकी ज़बान में बड़ा जादू था। दरपर्दा वो पुलिस का मुखबिर भी था और पैदाइशी जासूस था। वो मेरा ख़ास आदमी था। मैंने उस आदमी का नाम बताकर कहा कि उसके गांव जाकर मालूम करो कि उसने लड़की को कहाँ रखा हुआ है। वो उसी वक्त चला गया और सूरज गुरूब होते ही खबर ले आया कि लड़की उसके बागीचे में है। मैं गांव के एक आदमी से मिला। वो हर काम कर गुजरने वाला दिलेर आदमी था और मेरा दोस्त और हमराज था। मैंने उसे सारी बात सुनाई और कहा कि मैं लड़की को गांव में लाकर अपने चेहरे से तोहमत मिटाना चाहता हूँ। वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गया। तुम शायद यकीन ना करो, आजकल ना वो दिलेरी रही है, ना दोस्त दोस्त की खातिर कुर्बानी करते हैं। गैरत भी कम हो गई है। मैंने अपने इस दोस्त को बताया कि लड़की को किस तरह लाना है। हम दोनों आधी रात के वक्त घोड़ियों पर गांव से निकले। हम दोनों के पास कुल्हाड़ियाँ थीं और मेरे पास टॉर्च थी। हम उस शहजादे के गांव में ना गए। खेतों में से होते हुए बागीचे तक गए और घोड़ियाँ एक दरख्त के साथ बांधकर बागीचे के अंदर चले गए। किसी की आवाज़ आई, कौन है ओए? मैं समझ गया कि ये पहरा है। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा कि भाई, हमें रास्ते पे डाल दो, कश्मीर से आ रहे हैं। उन दिनों कश्मीर की जंग हो रही थी। लोग इधर उधर आते जाते रहते थे। पहरेदार हमारे करीब आ गया। चांदनी बड़ी साफ थी। वो जो ही करीब आया, मैंने उसे पटखनी देकर गिरा दिया। पाँव उसकी शेरक पर रखकर कुल्हाड़ी उसके मुंह के साथ लगा दी और कहा, अगर ऊंची आवाज़ निकाली तो खोपड़ी खोल दूंगा। लड़की कहाँ है? उसने हाथ जोड़कर कहा कि इस मकान में है।
वहाँ कौन कौन है? बस लड़की है और वो अकेला है, उसने जवाब दिया। शराब पीकर मस्त पड़ा है, बरामदे में 2 पलंग बिछे हुए हैं, यहीं बैठे रहना। मैंने कहा, हमारा एक आदमी तुम्हें देखता रहेगा, मारे जाओगे वरना। वो गरीब आदमी दुबक के वहीं बैठ गया। मैं अपने दोस्त के साथ मकान तक गया। सहन की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी, दरवाजा अंदर से बंद था। हम दोनों ने पगड़ियां अपने चेहरे पर लपेट लीं। दोस्त ने मुझे नीचे से सहारा दिया और मैं दीवार पर जाकर अंदर उतर गया। दरवाजे की जंजीर खोल दी, दोस्त भी अंदर आ गया। सहन चंद गजों का था। हम दबे पांव आगे बढ़े। बरामदे में 2 पलंग मिले हुए बिछे थे। मैंने टार्च जलाई। कश्मीरी लड़की सोई हुई थी और वो आदमी खर्राटे ले रहा था। मैंने लड़की का सर हिलाया, वो हड़बड़ा कर जागी। मैंने धीमी आवाज में उसे कहा, उठो, अपने गांव चलो। वो घबराहट में कुछ न कुछ बोलने लगी, रो भी रही थी। इन आवाजों पर उस आदमी की आंख खुल गई। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, क्या है, लेटी रह। साफ पता चलता था कि शराब का नशा उतरा नहीं। मेरे दोस्त ने कुल्हाड़ी उसके सामने करके कहा, चुप करके लेटे रहो, बोले या हिले तो सर खोल दूंगा। मैंने उसे कहा कि देख ले राजे, लड़की थानेदार के बगैर ही जा रही है। उसके सर पर कुल्हाड़ी रखी हुई थी, वो नशे में भी था। उसने कहा, अब नहीं तो कल से ही, जा, देख लूंगा। लड़की डर रही थी कि हम उसे उसी नीयत से उठा के ले जा रहे हैं जिस नीयत से ये आदमी उसे लाया था। वो बेचारी मेरे पाँव में गिर पड़ी और फरियादें करने लगी कि मैं उस पर रहम करूं। वो जब कहती कि हम पर डोगरों ने बहुत जुल्म किया है, तुम मुसलमान मुझ पर रहम करो, तो दिल में कांटा सा चुभता था। मैं और मेरा दोस्त उसे जबरदस्ती बाहर लाए। बाहर लाकर मैंने उसे अपने कंधे पर डाल लिया, दरवाजे की बाहर की जंजीर चढ़ा दी और हम अपनी घोड़ियों तक पहुंचे। लड़की रो रही थी और आज़ाद होने को तड़प रही थी। मैंने उसे घोड़ी पर अपने आगे बिठाया और एक बाजू उसके गिर्द लपेटकर उसे काबू कर लिया। वो अभी तक तड़प रही थी। उसे इस डर से पीछे नहीं बिठाया था कि वो घोड़ी से कूद जाएगी। हम चल पड़े। बागीचे से उस आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो अपने पहरेदार को गालियां दे रहा था। आवाज़ बता रही थी कि वो नशे से बेहाल है। हमने थोड़ी दूर तक घोड़ियां दौड़ाईं। गांव जब दूर रह गया तो घोड़ियों की रफ्तार कम कर ली। मैंने चेहरे से साफा हटाकर लड़की को बताया कि मैं कौन हूँ। इससे उसकी कुछ ढारस बंधी, लेकिन वो मुझे शरीफ आदमी नहीं समझती थी। वो भूल नहीं सकती थी कि मैंने खेतों में और उसके घर में भी बुरी नीयत का इजहार किया था। लेकिन मेरे अंदर जो तब्दीली आ गई थी, इसे वो नहीं जानती थी। वो क्या जानती, मैं खुद न समझ सका कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। तुम जरा समझने की कोशिश करो। मैं जो कि औरतों का शिकारी था और जिस लड़की को मैंने बाजू के घेरे में लेके अपने साथ लगा रखा था, उसके खातिर मैंने अपनी बीवी को तलाक देने तक की भी सोच ली थी। तुम नहीं समझ सकते कि वो कितनी खूबसूरत थी। वो अब मेरे साथ लगी हुई मेरे कब्जे में थी, लेकिन मैं इसे ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी ने मुझे एक बड़ी ही पाक अमानत दे दी है, जिसमें खयानत हुई तो मुझ पर बिजली गिरेगी या मैं ज़मीन में जिंदा धंस जाऊंगा। ये एक खौफ था, लेकिन इस खौफ से मुझे ऐसी खुशी और ऐसा इत्मीनान हासिल हो रहा था जो मैंने बदी और अय्याशी में नहीं पाया था। इस खुशी और इस इत्मीनान ने मुझे दिलेर बना दिया था। मेरा सीना फैल गया था और मैंने अपने दोस्त से फख्र से कहा, मैं सारे गांव को इकट्ठे करके इस लड़की को इसकी माँ की गोद में डालूंगा। मैंने लड़की से पूछा कि वो इस आदमी के हाथ कैसे लग गई थी। उसे मुझ पर एतबार आ गया था। उसने बताना शुरू कर दिया। वो कश्मीरी लहजे में उर्दू बोलती थी और बाज लफ्ज अपनी जबान के भी कह जाती थी। ऐसे लगता था जैसे मासूम सा बच्चा तोतली जबान में बोल रहा हो। उसने पहले तो ये सुनाया कि अपने गांव में डोगरों ने उनके साथ कैसा जुल्म किया था। इन काफिरों ने मकबूजा कश्मीर की देहात से जवान औरतों को अपने कब्जे में ले लिया और जवान आदमियों और बच्चों को कत्ल कर दिया और उनके घरों को आग लगा दी। इस लड़की के गांव वाले वक्त से पहले निकल आए थे। मैं इसके गांव का नाम भूल गया हूँ। रास्ते में इन पर डोगरों ने हमला किया। मर्दों ने मुकाबला किया, औरतों ने डोगरों को छर्रे मारे। ये लड़की 2 डोगरों के हाथ आ गई थी। इसे छुड़ाने के लिए 2 जवान आदमी शहीद हो गए। डोगरों की तादाद कम थी, इसलिए वो मारे गए और बाज़ जख्मी होकर भागे। लेकिन इन कश्मीरी मुसलमानों का भी जानी नुकसान हुआ। वो खौफ व हिरास से मरते गिरते पड़ते पापयादा वादियों में छुप छुप कर चलते रहे। मौसम बर्फबारी का था। ये लोग बर्फ के आदी थे, फिर भी ऐसी मुश्किलात में चलते आए कि सुनो तो दिल कांप जाए। ये निहत्था काफिला हमारे गांव में आ गया।
इनकी कामयाबी ये थी कि अपनी जानें और अपनी औरतों की इज्जत बचा लाए थे। यहाँ आए तो इनकी इज्जत पर मुझ जैसे लश्करे टूट पड़े। लड़की ने मुझे बताया कि इस गांव में आकर उसके दिल पर खौफ छा गया। उसकी माँ इसीलिए परेशान रहती थी। गांव की औरतों से उन्होंने सुना कि गांव से थोड़ी दूर जो खानका है इसमें बड़ी ताकत है और वहां दिया जलाने वाले मुसीबतों से बचे रहते हैं और उनकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक शाम लड़की अपनी माँ के साथ खानका पर सलाम के लिए गई और उसके बाद हर जुमेरात की शाम लड़की कभी अकेली और कभी एक दो लड़कियों के साथ जाती रही। जिस शाम वो लापता हुई वो अकेली खानका पर गई थी। वहां से एक मलंग मिला जिसने उसे खानका की करामात सुनानी शुरू कर दी। लड़की ने मुझे बताया कि वो मलंग से बहुत मुतासिर हुई। मलंग ने उसे कहा कि इस खानका से परे एक पुरानी कब्र है जिसमें एक औरत दफन है। खानका में जो बुजुर्ग दफन है वो इस औरत को बहुत पसंद करते थे और इस औरत ने इनकी बहुत खिदमत की है। मलंग ने लड़की से कहा कि उसने ये भेद किसी को नहीं बताया कि जो औरत इस औरत की कब्र पर जाकर जो भी मुराद मांगेगी वो लाजमी और ज़रूर पूरी होगी। लड़की बेबसी, मजलूमियत और कसम पुरसी की हालत में थी। वो मलंग की बातों के जादू में आ गई और उसके साथ उस औरत की कब्र की तरफ चल पड़ी। मैं जानता हूँ कि वहाँ कोई पुरानी कब्र नहीं, वहाँ ज़मीन नशेब में चली जाती है और वहाँ दरख्तों के झुंड हुआ करते थे। वो वीराना था। लड़की ने यह भी न देखा कि शाम गहरी हो चुकी है। मलंग ने जरा पीछे होकर लड़की के सर पर एक कपड़ा फेंका जिसमें उसका चेहरा छुप गया। मलंग ने बड़ी तेजी से कपड़े को गांठ दे दी। लड़की की आवाज़ तक ना निकल सकी। मलंग ने लड़की को उठा लिया। लड़की ने एक और आदमी की आवाज़ सुनी। उसे बारी बारी दो आदमियों ने कंधों पर लाश की तरह डालकर उठाया। बहुत दूर जाकर वो रुक गए और लड़की के सर से कपड़ा खोल दिया। अंधेरा गहरा हो चुका था, चांद अभी नहीं निकला था। उस मलंग ने लड़की को धमकाया कि वो चुप करके चली चले वरना वो उसे खराब करके कत्ल कर देगा। वो बहुत रोई और उनके पाँव पर भी गिरी मगर उन्होंने इसे डरा डरा कर चलने पर मजबूर कर दिया। वो इसे गांव से बाहर बागीचे में ले गए। वो आदमी जिससे हम लड़की को छीन कर लाए थे वो वहीं था। मलंगों ने नारा लगाया कर उसे कहा कि माल आ गया है। उस आदमी ने मलंगों को शराब पिलाई और कुछ पैसे भी दिए। उसने लड़की से कहा कि वो बिल्कुल ना डरे, उसे वो शहजादी बनाकर रखेगा और उस पर कोई जुल्म नहीं होगा। मलंग चले गए तो उस आदमी ने लड़की के आगे बहुत से पैसे रख दिए और प्यार से बातें की, लेकिन लड़की रोती रही और उसके आगे हाथ जोड़ती रही। उसने उस आदमी को यह भी सुनाया कि वो डोगरों का बहुत जुल्म सहकर और पाकिस्तान को अपना घर समझकर आए हैं, मगर इस आदमी पर कुछ असर न हुआ। उसने लड़की को डराना धमकाना शुरू कर दिया, फिर उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाई। जिस इस्मत की हिफाजत में वो दो जवान शहीद हो गए थे वो एक शराबी मुसलमान की भेंट चढ़ गई। लड़की दिन को इसी मकान में कैद रही। अगली रात इस शहजादे ने उसे फिर शादी और शहजादियों जैसी जिंदगी के झांसे दिए, मगर लड़की रोती थी और अब उसे कोसती और बद्दुआएं भी देती थी। हम जब बागीचे के मकान में पहुंचे और लड़की को जगाया तो इसे थोड़ी ही देर पहले नींद आई थी। हम लड़की के साथ अपने गांव पहुंच गए। मैंने सबसे पहले इन बुजुर्गों में से एक के बुजुर्ग पर दस्तक दी जो मेरे बहनोइयों के साथ मुझसे लड़की वापस लेने आए थे। वो आंखें मलता हुआ बाहर आया तो मैं लड़की को घोड़ी से उतार चुका था। लड़की को वहीं छोड़कर दूसरे बुजुर्ग को और फिर अपने दोनों बहनोइयों को जगा लाया। सब एक बुजुर्ग की डेहड़ी में बैठ गए। मैंने लड़की से कहा कि इन्हें बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ से लाया हूँ। मेरा दोस्त भी साथ ही था। लड़की ने सबको बताया कि उसके साथ क्या बीती है। मैंने इन्हें बताया कि मैंने किस तरह लड़की का सुराग लगाया और किस तरह उसे दोस्त की मदद से लाया हूँ। इतने में सुबह तुलू होने लगी। लड़की को उसके घर छोड़ आए और हमारी बिरादरी में इस मसले पर बहस होने लगी कि उस आदमी के साथ क्या सलूक किया जाए। थाने रिपोर्ट देने पर कोई भी राजी ना हुआ। वो आदमी चूंकि हमारी ज़ात, बिरादरी और का था और हैसियत वाला आदमी था, इसलिए ये फैसला हुआ कि लड़की मिल गई है, इसलिए बात यहीं पर गोल कर दी जाए और उस आदमी को उसके गांव में रुसवा न किया जाए। ये भी हो सकता था कि वो अपने गांव वालों से कहता कि हम उस पर झूठा इल्ज़ाम थोप रहे हैं। उसने लड़की अपने गांव वालों से भी छुपा के रखी हुई थी। हम सब खामोश रहे। इस वाक़े को हमने हज़म कर लिया। मेरी बहनें और मेरी बीवी मुझसे शर्मसार थी, लेकिन मैंने इन्हें कुछ भी ना कहा। अपनी आदत के मुताबिक तबीयत को खुश रखा। उसी रात का जिक्र है। आधी रात के लगभग मेरी बीवी ने मुझे जगाया।
वो अपनी चारपाई पर, जो मेरी चारपाई के साथ मिली हुई थी, लेटी हुई थी। वो उठी नहीं थी। उसने सरगोशी की, ऊंची आवाज़, ना बोलना, लेटे रहो और सामने देखो। रातें सर्द हो जाती थीं, इसलिए हम बरामदे में सोए हुए थे। हमारा मकान पक्का था। मेरे साथ बीवी की चारपाई और दाएं तरफ मेरे लड़के की चारपाई थी, जिसकी उम्र 12-13 साल हो चुकी थी, और मेरी बीवी के साथ मेरी लड़की और इसके छोटे भाई की चारपाइयाँ थीं। सहन में एक बेरी का और एक शहतूत का दरख्त था। सहन के दाएं बाएं कमरे थे और सामने दीवार और बड़ा दरवाज़ा। दरख्तों में से मुझे दाएं तरफ मुंडेर पर एक आदमी नजर आया। चांदनी बड़ी साफ थी। बरामदे में अंधेरा था। एक की बजाय अब 3 आदमी हो गए। मेरी बीवी की आंख इत्तेफाकिया खुली थी। वो तीनों मुंडेर पर से गायब हो गए। वो सीढ़ियों की तरफ चले गए। मैंने दौड़कर कुल्हाड़ी उठा ली और मेरी बीवी ने एक डंडा उठा लिया, जो 2 इंच से ज़्यादा मोटा था। हम दोनों दबे पांव दौड़कर खुली की ओट में जा बैठे। मुझे मालूम था कि ये आदमी किस तरह हमारे कोठे पर चढ़े हैं। मेरे मकान के साथ मिला हुआ एक कच्चा मकान गिरा हुआ था और खाली पड़ा था। इस खंडर और इसके मलबे से आसानी से मेरे कोठे पर चढ़ा जा सकता था। वो तीनों सीढ़ियों से उतर आए और आहिस्ता आहिस्ता बरामदे की तरफ बढ़ने लगे। तीनों के पास कुल्हाड़ियाँ थीं और तीनों के सर और मुंह साफों में छुपे हुए थे। वो जब खुली के करीब से गुजरे तो मैं उठ खड़ा हुआ। इस खुली पर सिर्फ घोड़ी बंधी थी। घोड़ी हिनहिनाई तो उन तीनों ने पीछे देखा। मैंने कुल्हाड़ी का वार किया, मगर वो आदमी तेजी से परे हट गया। मैं इन्हें डाकू समझ रहा था। मेरी बीवी भी सामने आ चुकी थी। उसके हाथ में डंडा था। मुझे इसका डर था कि औरत ज़ात है, मारी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उसने मर्दों का मुकाबला किस तरह किया। वो 3 थे और हम 2। न मैंने गांव वालों को जगाने के लिए शोर मचाया, न मेरी बीवी ने। कुल्हाड़ियाँ टकरा रही थीं। मेरी नज़र अपनी बीवी पर भी थी। मैंने उसे कुल्हाड़ी के वार से बचते और डंडे के वार करते भी देखा। उसकी ललकार बार बार सुनाई देती थी, पाँव पर कायम रहना, मेरी फिक्र न करना, इसमें से एक भी जिंदा नहीं बच के जाने पाएगा। मुझे कंधे पर कुल्हाड़ी लगी, मगर गहरी न लगी। मैंने एक आदमी को गिरा लिया। एक आदमी का साफा सर से गिर पड़ा। इसमें उसकी कुल्हाड़ी उलझ गई। मेरी बीवी ने उसके सर पर डंडा मारा। वो गिर रहा था तो बीवी ने एक और डंडा मारा। वो अब उठ नहीं सकता था। एक को मैंने गिरा लिया और तीसरे ने कुल्हाड़ी फेंक दी और बैठकर उसने हाथ जोड़ दिए। उनके हारने की वजह यह थी कि वो चोर थे और उन्हें भागना भी था। चोर और डाकू की यही कमजोरी होती है कि वो लड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और भागने की पहले फिक्र करते हैं। मेरी बीवी ने लालटेन जलाई। तब मैंने देखा कि उसके कपड़े खून से लाल थे और यही हाल मेरा था। लालटेन की रोशनी में देखा कि जिसके सर पर डंडे पड़े थे वो वही अय्याश शहजादा था जिससे मैं लड़की छीन के लाया था। उसका साथी मेरी कुल्हाड़ी से जख्मी हुआ था और उसके सर में जख्म आए थे और एक जख्म बाजू पर था। वो होश में आ गया था। तीसरे को कोई चोट नहीं आई थी। इन दोनों साथियों को वो उजरत पर साथ लाया था। मैंने अपने लड़के को जगाया और उसे कहा कि वो घबराए नहीं, हमने चोर पकड़े हैं, इससे पूछ लेना। तुम्हारा दोस्त है ये, बचपन से दिलेर है। मैंने उसे अपने बहनोइयों को जगा लाने को कहा। वो दौड़ा गया। वो आए तो उन्होंने सारी बिरादरी को जगा लिया। शहजादे के जख्मी और दूसरे साथी ने बताया कि वो मुझे कत्ल करने और मेरी बच्ची को अगवा करने आए थे। ये उनकी इंतकामी कार्रवाई थी। गांव में एक जर्रा था, उसे बुलाया। उसने इसी वक्त हम सब की मरहम पट्टी शुरू कर दी। मेरी बीवी के जख्म गहरे नहीं थे, 4 जख्म थे। अब फिर ये मसला सामने आ गया कि थाने रिपोर्ट की जाए या क्या किया जाए। हमारे बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि ये बदबख्त आदमी हमारा हमजात और बड़ा जमींदार है, इसके बुजुर्गों को यहाँ बुलाया जाए। अगर वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लें तो थाने रिपोर्ट न की जाए। उसी वक्त 2 आदमी घोड़ों पर उसके गांव भेज दिए गए। उनके साथ उस आदमी के 2 मामू, एक चचा और बिरादरी के 2 बुजुर्ग आ गए। उन्होंने जब मेरे घर का मंजर देखा तो परेशान हो गए। हमारे बुजुर्ग उन पर बरस पड़े और उन्हें कहा कि वो पुलिस को लाने जा रहे हैं। उन्हें बताया गया कि परसों इस शख्स ने एक कश्मीरी लड़की अगवा की थी जिसे मैं ले आया और आज ये इंतकाम लेने आ गया। उसके बुजुर्गों ने कहा कि ये पक्का बदमाश और शराबी हो चुका है। अगर इसे सज़ा हो गई तो सारी बिरादरी और ज़ात की बेइज्जती है। उन्होंने कस्में खाकर वादा किया कि आइंदा उसे ऐसी हरकत नहीं करने देंगे। उसके दोनों साथियों के मुतालिक उन्होंने कहा कि इसी की वजह से इन्हें भी पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता।
ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو اپنے پاس رکھ کر لو۔ وہ سب اسے گھوڑی پر ڈال کر لے گئے اور اس کے ساتھیوں کو ہمارے حوالے کر گئے۔ وہ ہماری ذات کے آدمی نہیں تھے، اس آدمی کے کرائے کے جرائم پیشہ ساتھی تھے۔ ان میں جو زخمی تھا اس کے زخموں کی مرہم پٹی ہو چکی تھی، تو ہم نے ان دونوں کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ دیے اور دونوں کے گلوں میں رسیاں ڈال کر باہر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ انہیں ہم نے 9-10 دن اپنے پاس رکھا اور ان کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ میرے بیٹے کو یاد ہوگا، اس سے سن لینا۔ گاؤں کے بچوں کے لیے وہ 2 بندر تھے۔ رات کو ہم انہیں اتنی تکلیفیں دیتے تھے جو پولیس بھی نہ دیتی ہوگی۔ وہ ہمارے آگے زمین پر ماتھے اور ناک رگڑتے تھے۔ 10ویں 11ویں روز ان کے منہ کالے کر کے انہیں گاؤں سے نکال دیا۔ اصل بات جو میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں وہ اس عیاش شہزادے کی ہے۔ وہ اپنے آپ کو خوبصورت اور نڈر جوان سمجھتا تھا۔ وہ قانون سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ دنیا میں ایک قانون اور بھی چلتا ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ شخص واقعی خوبصورت جوان تھا۔ وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ انسان کی قسمت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا مگر ایک عورت کے ڈنڈے نے اسے بے ہوش کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ٹھیک ہو چکا ہوگا مگر 15ویں 16ویں روز اس کے گاؤں کے ایک آدمی نے بتایا کہ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ اس کے سر میں جو ضربیں لگی تھیں وہ ٹھیک ہو گئیں مگر ان ضربوں نے اس کا دماغ بیکار کر دیا تھا۔ اس کے متعلق خبریں ملتی رہیں۔ پتہ چلا کہ وہ کبھی تو کہکہے لگانے لگتا ہے اور کبھی گیدڑوں کی طرح چیخنے چلانے لگتا ہے، کبھی خاموش بیٹھا رہتا ہے اور کبھی اچانک باہر کو دوڑ پڑتا ہے۔ ایک روز اس نے ایک خارش زدہ کتے کو پکڑ لیا اور کتوں کی طرح اسے کاٹنے لگا۔ بڑی مشکل سے اسے گھسیٹ کر گھر لے گئے۔ اسے لاہور بھی لے گئے تھے لیکن اس کا علاج نہ ہو سکا۔ اسے پیر و فقیروں کے پاس بھی لے جاتے رہے مگر اس کی حالت بگڑتی گئی۔ 6-7 ماہ بعد اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کی داڑھی سکوں کی طرح بہت بڑھ گئی، سر کے بال بڑھ کر کندھوں پر آ گئے، اس کے کپڑے میل اور بدبو سے بھر گئے۔ وہ نہاتا نہیں تھا، نہ نائی کو قریب آنے دیتا تھا۔ ایک روز اسے مویشیوں کا گوبر تک کھاتے دیکھا گیا اور ایک روز اطلاع ملی کہ وہ مر گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ بات سنی گئی کہ اسے اس کے ایک ماموں نے زہر دے کر مارا تھا۔ ایسی زندگی سے تو موت ہی بہتر تھی۔ میں نے اسے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ کہنے والے کہتے تھے کہ اس کے کپڑوں، داڑھی اور سر میں موٹی موٹی جوئیں پھرتی نظر آتی تھیں اور دور سے ہی اس کے جسم سے بدبو آتی تھی۔ اس چند ماہ کے عرصے میں میری اپنی حالت بڑی خراب رہی۔ میرے اور میری بیوی کے زخم ٹھیک ہو گئے تھے لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے دل میں زخم ہو گیا ہے۔ مجھے اپنی بری عادتوں سے نفرت ہو گئی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن مجھ میں پچھتاوا پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ بار بار دل میں آتی تھی کہ اس کشمیری لڑکی کے پاؤں پڑ کر اس سے معافی مانگوں کہ میں نے اسے بری نظر سے دیکھا تھا مگر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر میں آئی۔ دونوں میری احسان مند تھیں لیکن میں ان سے شرمسار تھا۔ میں پیر و فقیروں کے پاس گیا اور ہر ایک کو یہی ساری کہانی سنا کر پوچھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی مجھے نہ بتا سکا۔ ایک بار مجھے اس شہر میں زمین کے ایک ٹکڑے کے انتقال کے لیے آنا پڑا تو یہاں کی جامع مسجد کے خطیب صاحب کی میں نے تعریف سنی۔ میں اپنے کام سے فارغ ہو کر ان کے پاس چلا گیا، انہیں یہ کہانی سنائی اور پوچھا کہ میں پریشان اور بے چین کیوں ہوں۔ ان کے الفاظ آج تک مجھے یاد ہیں۔ انہوں نے کہا، تمہیں خدا نے اس نیکی کا اجر دیا ہے کہ دشمن تمہیں قتل کرنے آیا اور تمہاری بیوی کی آنکھ کھل گئی، پھر خدا نے تمہیں یہ نعمت دی کہ تمہارے دل میں گناہ کی نفرت پیدا کر دی۔ تم ابھی تک اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہے ہو، تم نے گناہ کا اقبال کر لیا ہے۔ جاؤ خدا کے حضور شکرانہ ادا کرو، نیکی کرو، سچ بولو۔ یہ بے چینی جو تم محسوس کر رہے ہو یہ تمہاری اور شیطان کی لڑائی ہے۔ تم یہ لڑائی بھی جیت لو گے، ہار نہ جانا۔ پچھلے گناہوں کو بھول جاؤ، اب جتنی نیکیاں کرو گے اتنے ہی پچھلے گناہ دھلتے جائیں گے۔ خدا کو دل میں رکھو، خدا تمہیں اپنے دل میں رکھے گا۔ صرف یہ خیال رکھنا کہ جھوٹ نہ بولنا اور کسی پر جھوٹا بہتان نہ باندھنا۔ ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھنا۔ اس کے بعد وہ آدمی پاگل ہو کر مرا یا مارا گیا، اس وقت تک خدا نے مجھے اپنے دل میں رکھ لیا تھا اور خدا کے دل میں رہتے ہوئے مجھے 30 سال گزر گئے ہیں۔